बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में यकीनी तौर पर आ चुका होगा कि इस वक्त वर्ल्ड T20 के लिए जो इवेंट खेला जाने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उसके लिए कई ममालिक ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड ने कल अपने स्क्वाड का ऐलान किया था और अब इंडिया, इंग्लैंड और साथ अफरीका अफ्रीका ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और अब देखना यह कि पाकिस्तान कब अपने स्क्वाड का ऐलान करता है और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के थोड़े से मामला को, साथ साथ इस स्क्वाड को जो इंडिया ने अनाउंस किया, फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने भी अपने अपने स्क्वाड को ऐलान किया, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इस्तकबाली में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की शिरकत। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। विराट कोहली भारतीय स्क्वाड में शामिल। इंग्लिश स्क्वाड में फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की वापसी। एडम मॉर्कम जनूबी अफ्रीकी टीम की कप्तानी करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 3 डे क्रिकेट टूर्नामेंट 12 मई से शुरू होगा। अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम की शिरकत मशकूक। टीम की रवानगी का शेड्यूल 48 घंटे बाद भी तैयार न हो सका। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 का आगाज कल से इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तानी शूटर उस्मान चंद पेरिस ओलंपिक्स में जगह बनाने में नाकाम हो गए। ला लीगा कप में दिलचस्प टाकरे जारी। अहम मैच में बार्सिलोना ने गोल्स का चौका लगा दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया जो वर्ल्ड T20 में शिरकत करेगा। इसके अलावा इंग्लैंड के स्क्वाड का भी ऐलान हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो इंडिया का स्क्वाड। इस पर बहुत सारी बात जो है वो पाकिस्तान में की जा रही है, इंडिया में की जा रही है, क्योंकि बड़ा बैलेंस स्क्वाड इंडिया का नज़र आ रहा है। आज हम तीनों स्क्वाड्स को भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के स्क्वाड के जो मुमकिन खिलाड़ी हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्राइम के इस पहले हिस्से में पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, जिनकी क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी गहरी निगाह, एक देगा तालीक, एक मेंटोर की हैसियत रखते हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली मियां। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे बात करते हैं, फिर स्क्वाड पे भी आपका जो वैल्यूएबल इनपुट जो है वो शामिल करेंगे। सर, ये बताइएगा कि अभी जो ये 2 कोचेस का अनाउंसमेंट हुआ है, रेड बॉल के लिए जैसन गिलेस्पी, वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन, तो ये जो स्क्वाड का पाकिस्तान ऐलान करने के लिए जा रहा है, आपको लगता है इसमें क्रिस्टन की जो इनपुट है वो शामिल होगी? बिल्कुल होगी और बड़ी पेशरफ, बड़ी मस्बत है, बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अलग अलग फॉर्मेट पे 2 फॉरेन कोचेस का, जिनका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, जिनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसन गिलेस्पी, जिस तरह यॉर्कशायर को उन्होंने डिवीजन 2 से 1 में लाए, फिर उनको 2 टाइटल्स दिलवाए 2014 और 15 में, फिर 2017-18 में एडिलेड स्ट्राइकर्स को बिग बैश दिलवाई। और उनके बारे में आम तासुर यह है कि वो नौजवान खिलाड़ियों को बड़ा प्रमोट करते हैं, बैक करते हैं और अपने बारे में कभी बात नहीं करते। उनमें ईगो नहीं है कि मैं एशेज विनिंग फास्ट बॉलर रहा हूँ, मेरी इतनी विकेटें हैं, मेरा एक 200 है एज नाइट वॉचमैन, कभी ईगो नहीं है उनके ऊपर, अपने बारे में कभी भी बात नहीं करते। इसी तरह गैरी कर्स्टन का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है और वो न सिर्फ भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कोच रहे हैं, बल्कि साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने टेस्ट टीम नंबर 1 बनाया था। बड़े सादा से बड़े मज़ेदार पढ़े लिखे आदमी हैं और कोचिंग में उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो अच्छी पेशरफ्त है, कंट्रीब्यूशन है, सबकी इनपुट है, उसके बाद ही ये फैसले हुए हैं। गैरी क्रिस्टन का आपने सुना भी होगा, उन्होंने एक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि 3 वाइट बॉल के जो इवेंट हैं, उन जो 2 T20 वर्ल्ड कप हैं और उसके साथ एक जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुमकिन तौर पे खेली जाएगी, उन्होंने कहा कि 3 में से अगर एक इवेंट भी अपने नाम कर लेते हैं तो हमारी ये बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आपको लगता है कि उन्होंने अपने गोल सेट कर लिए और अपने गोल्स हैं वो बाबर आजम एंड कंपनी को बता भी दिए हैं? यकीनन बताए होंगे और यकीनन डिस्कस भी किए होंगे। आज जो एक मीटिंग चल रही है एक्टर्स की, टीम मैनेजमेंट की, उसमें भी गैरी कर्स्टन शामिल है, इसलिए जब वो हेड कोच है सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो गोल्स तो गोरे सेट करते हैं और बड़े रियलिस्टिक होते हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं किसी पाकिस्तानी आदमी की तरह या किसी पाकिस्तानी माहिर की तरह कि हम तीनों इवेंट जीत लेंगे। वो ये कह रहे हैं 3 में से 1 ही हमने जीत लिया, तो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बात होगी। एक बात उन्होंने और भी बहुत अच्छी इस पॉडकास्ट में PCB की कही है कि जब टीम हारती है तो शोर होता है और शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमें उसकी इतनी परवाह नहीं करनी है, हमें अपने रास्ते पे चलना है, उसी रास्ते पे चलकर हमने जीतना है। तो उनको आइडिया है कि पाकिस्तान में किस तरह तवक्कुआत होती हैं और एक जीत पर कितना शोर होता है।
एक चीज और उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि मैं एक प्लेयर को उस वक्त तक बैक करूंगा जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दी जाएगी। मैं हमेशा उसे बैक करूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे ये महसूस ना हो जाए कि नहीं, अब मुझे अपनी अपनी बैटिंग खत्म करनी होगी और किसी दूसरे प्लेयर को लेना होगा। तो बड़े अच्छे ख्यालात हैं इन कोचेस के। और जाहिर है ये जो फॉरेन कोच होते हैं अपने साथ कोई एक्स्ट्रा लगेज लेके नहीं आते। ठीक है। अच्छा, गैरी क्रिस्टन का जो बड़ा अच्छा टेन्योर गुजरा और महेंद्र सिंह धोनी ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता तो इनके बारे में कहा भी था कि बेस्ट थिंग व्हाट इंडिया हैज डन द इंक्लूजन ऑफ गैरी क्रिस्टन इन इंडियन ड्रेसिंग रूम। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स का जो एक एटीट्यूड है या इंडियन प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है, क्योंकि आप इंडिया में काफ़ी क्रिकेट कवर भी करते हैं, तो इनको ये थोड़ी सी मुश्किलात करेगा क्योंकि वहाँ का जो प्रोफेशनलिज्म है वो शायद हम यहाँ पे हमारे प्लेयर्स में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लाना पड़ेगा और उन प्लेयरों को भी लाना पड़ेगा। और जाहिर है कोच जब जवाबदेह होता है, फॉरेन कोच अपनी रेपुटेशन के साथ आता है, उसको अकाउंटेबिलिटी देनी होती है अपनी कि मैंने क्या किया, तो फिर प्लेयरों को भी चेंज होना पड़ेगा। और फिर ये कोचेस चेंज करते हैं प्लेयर्स को। इंडिया की मिसाल आप देख लें कि सुरेश रैना इसके दौर में बेहतर से बेहतर होता चला गया और फिर वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रहा, क्योंकि उसको इतने चांसेस नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद उसको मोल्ड किया। विराट कोहली की जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक जबरदस्त तरीके से 2008 से ही शुरू हुआ था गैरी कर्स्टन का दौर। और 2008 के आप देखें विराट कोहली भी इंडियन टीम में आए थे, तो वहां से उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ये कोचेज अपने साथ एक रेपुटेशन लेकर आते हैं, ये अपने साथ प्लेयरों को बता देते हैं कि तुमको ये चीजें करनी है, नहीं करोगे तो फिर वो आपको कभी भी बैक नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा शायद भाई, आपके ख्याल में मुमकिन तौर पे स्क्वाड क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब्बास आफरीदी जो है शायद उनका नाम एक्सक्लूड हो जाए और मोहम्मद आमिर जो है वो टीम का हिस्सा बन जाए। मोहम्मद आमिर के हवाले से क्या कहेंगे कि अभी शाहीन शाह आफरीदी भी हैं, फिर हारिस रऊफ भी अगर फिट हो जाते हैं वो टीम का हिस्सा बनते हैं। अब्बास आफरीदी जो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, आपको लगता है कि अगर उनको टीम में जगह बनती है या अगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उनके साथ इनजस्टिस होगा? बिल्कुल होगा। जिस तरह अब्बास आफरीदी ने आके बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड जाकर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पहले मैच में 3 आउट किए, यहाँ भी उन्होंने अपनी वैरायटी शो की। उनका स्लोअर वन बहुत अच्छा है और वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। यही चीजें आज डिस्कस हो रही होंगी कि अब्बास आफरीदी ऑब्लिक जमान खान ऑब्लिक उसामा मीर ऑब्लिक आमिर जमाल की भी बड़ी एक रेपुटेशन है। और न सिर्फ टेस्ट कोच जो है जैसन गैलेस्पी ने उनके बारे में बड़ा अच्छा बोला है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया था, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। आमिर जमाल का फाइट करते हैं, वो के इतना ज्यादा कोई एनॉर्मसली टैलेंटेड नहीं है, लेकिन जो वो फाइट करते हैं, जो वो अपना पूरा 100% देते हैं, वो एक उनकी कमाल की चीज है। और अजहर महमूद ने भी बड़ा अच्छा बोला था। तो आप यही सोच रहे हैं कि क्या उसामा मीर हो या आमिर जमाल हो या जमान खान हो या अब्बास आफरीदी, इनमें से एक आध रह जाएगा। अब्बास अभी यंग है, उसके साथ यकीनन इनजस्टिस तो होगा, लेकिन उसको दिल नहीं हारना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेगा, लंबी क्रिकेट खेलेगा। और फिर अभी 2024 में हो रहा है, फिर 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप है, तो अगर मिस आउट करता है यकीनन इनजस्टिस होगा, लेकिन दिल नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमने आमिर को बुला लिया, आमिर की भी एक रेपुटेशन है, अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उसको रखना पड़ेगा। और उसामा मीर, इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ी सी टाई होगी, आमिर जमाल को ले जाएं या उसामा मीर को ले जाएं। उसामा मीर एक अच्छा लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, PSL का टॉप विकेट टेकर था। और फिर वेस्ट इंडीज और अमेरिका के पीछे स्पिनर्स को सूट करेंगी, जैसे आपने देखा इंडिया का स्क्वाड के सिर्फ। अच्छा सर, मुझे ब्रेक पे आने के जरा क्विकली सर मुझे ब्रेक पे आने के लिए क्विकली बता दिएगा कि उसामा मीर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर, और अभी इंडिया ने चाहल की जो है वो वापसी हुई है और वो जरा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है। आपको लगता है जो पिचेस को देखते हैं, इस तरह अभी आप भी बात कर रहे हैं इंडिया वेस्ट इंडीज की और अमेरिका की जो पिचेस हैं, उसमें उसामा मीर को इतना बाउंस मिल सकेगा कि जहां पे वो इतने इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल होगा इफेक्टिव, इसलिए कि वो एक लेग स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर है, उसको यकीनन फायदा होगा। जिस तरह चहल को होगा, जिस तरह चहल को वो लेके आए। ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि चहल नहीं होगा इंडिया की टीम में, शायद रवि बिश्नोई होता या कोई और स्पिनर वो लेके जाते, अश्विन को लेके जाते, लेकिन उन्होंने चहल को इसलिए लिया है कि इन फॉर्म है, अभी IPL में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और फिर उसको वेस्ट इंडीज और अमेरिका में बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी पिचेस से। ठीक है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और अब ब्रेक पे हम जा रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडियन स्क्वाड के हवाले से, जिसका अनाउंसमेंट हुआ और कितना मजबूत है इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का स्क्वाड, कितना पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती हैं ये टीमें जिन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। इससे पहले की तरह मैं स्क्वाड के वाले से डिस्कशन करूं, शाहिद हाशमी साहब ये बताएगा कि अभी आयरलैंड के टूर पे इत्तलात ये हैं कि सईद अजमल को लेके नहीं जाया जा रहा। आप नहीं समझते कि कोच आपके साथ अगर लगा हुआ है, बॉलिंग कोच लगा हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करें ताकि लड़के उसके साथ थोड़ा सा जेल भी हो सकें और उसको भी मजीद जो है वो और समझाने का मौका मिल सके? यही कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान के सेटअप में लैग कर रही है। अब ये देखना होगा, जाहिर है गैरी कर्स्टन स्पिन बॉलिंग तो नहीं कराते हैं। अगर वो स्पिन बॉलिंग कोच होते या उन्होंने अपने दौर में स्पिन बॉलिंग की होती तो ठीक है, आप सईद अजमल को हटा देते। लेकिन सईद अजमल बड़ा नाम है एक पाकिस्तान टीम के साथ, उस ऑस्ट्रेलिया के दौरे से शामिल है, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए और फिर उनका जो तजर्बा है वो पाकिस्तान टीम के काम आएगा। आप देखें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला। ठीक है सर, इंडिया का स्क्वाड आपको किस हद तक बैलेंस लग रहा है? इंडिया का स्क्वाड बहुत अच्छा है और जिस तरह वो लोग आईपीएल खेल रहे हैं ठीक है। छोटी बाउंड्रीज हैं, बार्स तो बहुत ही छोटी हैं। अभी दिल्ली के मैं देख रहा था 53, 56 और 59 डायमेंशन थी, तो उस पर लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं। लेकिन इसी तरह टीमें जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बनाती हैं। न सिर्फ उनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ हुई है, और बॉलर जो पिटते हैं उनको एक अंदाजा होता है कि हम इस पिटाई से कैसे बचें, हम इस पिटाई में विकेटें कैसे लें। तो अच्छी उनकी तैयारी है, उनका बड़ा बैलेंस स्क्वाड है और उनकी विल भी होगी। 2013 से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, स्ट्रॉन्ग टीम है और उन्होंने एक्सपीरियंस को प्रेफर किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उन्होंने शुभमन गिल को ले लिया। लेकिन आप अभी बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस है और साथ साथ यूथ का और एक्सपीरियंस का ब्लेंड है इस वक्त इंडिया की टीम। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ देखते हैं शाहिद भाई, तो आपको नहीं लगता कि एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कंसीडर किया है और बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर उन्होंने रखे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल डैडीज आर्मी, अभी वर्ल्ड कप में भी डैडीज आर्मी उनको कहा जा रहा था पूरा। लेकिन उनके पास 2-3 बड़े अच्छे T20 के प्लेयर हैं जो मिनटों में गेम को चेंज कर देते हैं। जिस तरह फिल सॉल्ट आए हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं। जिस तरह टॉप ऑफ द ऑर्डर में 3-4 में हैरी ब्रूक भी इनके साथ है स्क्वाड में। प्लेयर जी, ब्रूक भी स्क्वाड का हिस्सा है। जी हाँ, वो भी जबरदस्त प्लेयर हैं। फिर जॉनी बेस्टो हैं, बटलर हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये फिर अपने आप को मनवाते हैं। उनकी बॉलिंग भी ठीक ठाक है, स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं। टॉम हार्टली का इंक्लूजन बड़ा जबरदस्त है, इसलिए कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जिसने टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की वो यकीनन आगे लिमिटेड ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करेगा। तो उनकी भी बैटिंग और उनकी भी बॉलिंग बड़ी बैलेंस है और फील्डिंग तो वो हमेशा अच्छी करते हैं। थोड़ी सी एज उनके प्लेयरों की ज्यादा है, लेकिन इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। आप देखें कैसा उनका तजर्बा रहता है, इसलिए कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप का तो उनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, और साउथ अफ्रीका स्क्वाड बड़ा, इसको लीथल स्क्वाड कहा जा रहा है, बड़ा डिजास्टर स्क्वाड कहा जा रहा है कि बहुत ही डेंजरस स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको भी SA20 जो उनकी लीग है उससे 2 बड़े अच्छे प्लेयर मिले हैं। रिकल्टन टेस्ट मैच तो खेल चुके हैं लेकिन T20 नहीं खेले थे, वो अनकैप्ड है, लेकिन अभी SA20 में टॉप स्कोरर थे। पार्टमैन मैंने देखा बड़े अच्छे बॉलर हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, स्पीड उनकी अच्छी है और वो भी SA20 के टॉप विकेट टेकर्स में से थे। तो साउथ अफ्रीका का भी स्क्वाड अच्छा है और देखें आप कितना कंपटीशन है कि उसमें रायली रूसो और वैंडरसन जो है 2 बड़े अच्छे प्लेयर T20 के, वो जगह नहीं बना सके। बिल्कुल सही है। और अब आखिरी मेरा सवाल स्क्वाड के वाले से कि पाकिस्तान के स्क्वाड को क्यों डिले किया जा रहा है? अगर फाइनल शेप दे चुके हैं तो डिले करने की कोई वजह और कोई है? एक तो प्लेयरों के ऊपर यकीनन फिटनेस का इशू है, जैसे आजम खान का फिटनेस का इशू है, रिजवान का है, इरफान न्याजी का है। तो ये देख रहे होंगे कि वो कब तक फिट होते हैं। प्रोबेबल्स तो मेरा ख्याल है कल तक दे देंगे आईसीसी को, शायद अभी अनाउंस ना करें और इंतजार करें 25 मई तक का, कि 25 मई को डेडलाइन है कि जब आप उस वक्त तक आप तब्दीली कर सकते हैं। 25 मई के बाद फिर आपको जो कमेटी बनेगी आईसीसी की टूर्नामेंट की, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी मेरा ख्याल है शायद अनाउंस ना करें लेकिन आईसीसी को सबमिट कर देंगे। प्रोवेल्स का अनाउंसमेंट कर देंगे, टेक्निकल कमेटी उसके बाद फिर डिसाइड करेगी अगर कोई तब्दीली करनी है या नहीं करनी। सर जरा हॉकी के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये अजलान शाह के हवाले से दोनों जो धड़े थे, इन्होंने अपने अपने कह रहे हैं कि अपने नाम दे दिए हैं। अजलान शाह में मुअत्तली की तलवार लटक रही है IHF की जानिब से कि अगर टीम नहीं गई है तो पाकिस्तान की हॉकी जो है वो मुअत्तल हो सकती है। दोनों जो पार्टीज हैं वो कह रही है कि हमने अपने खिलाड़ियों के नाम बता दिए हैं, लेकिन आपको पता है वीज़े के इशूज़ हैं, लॉजिस्टिक मसाइल हैं, तो अभी तक कोई हतमी इस बात के हवाले से कोई इत्तला आ नहीं रही है। देखिए बड़ा मायूस कौन है, और ये वो खेल है जो बिल्कुल अपनी पस्तियों में है, बिल्कुल नीचे लगा हुआ है हमारा कौमी हॉकी का खेल। कौमी हॉकी कौमी खेल है,
तो इसलिए हमारे वजीर आजम को, शहबाज शरीफ साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो हॉकी के पैटर्न भी हैं, उनको दोनों फरीकैन को बिठाकर मसाहलत करानी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम वैसे ही खराब हो चुका है हॉकी में और मजीद खराब होगा। और बीच में खबर ये आई थी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुक्टी वाले फैक्शन को मान लिया, लेकिन अभी तक लड़ाई चल रही है। इसका मतलब है वो या तो खबर दुरुस्त नहीं थी, या वो जो एलामिया निकला था वो दुरुस्त नहीं था, या जो दावे थे दूसरे ग्रुप के बुक्टी साहब के और राना मुजाहिद के वो दावे दुरुस्त नहीं थे कि दूसरा फैक्शन अभी तक लगा हुआ है, वो अभी तक पीछे लगा हुआ है। मुझे जाती तौर पर हैदर हुसैन से बड़ी अकीदत है, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, तनदही से काम करने वाला है, ईमानदार है, कमिटेड है। तो उसको बिठाकर उसके साथ बैठकर इस मामले को हल करें, वरना पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी। और ये कहा भी गया कि हैदर हुसैन रिजवी जो कंटिन्यू करेंगे एज ए सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और अभी सदर का भी जो है फैसला होना अभी बाकी है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कि जिनकी क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के हवाले से भी बड़ी गहरी निगाह है। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेंसेशनल कमरजा एफी साहब, और उनसे हम जानेंगे इंडियन स्क्वाड के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान के सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से, और अब हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी इंडियन क्रिकेट के हवाले से बड़ी गहरी निगाह है, और विराट कोहली के हवाले से जो स्पेकुलेशन सामने आ रही थी कि क्या वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, तो विराट कोहली एक दफ़ा फिर इंडिया के इस वर्ल्ड T20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कमरजा एफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि इफ़ी भाई को शो में हम खुश आमदेद कहें, पहले एक नज़र स्क्वाड पर डालते हैं और फिर इफ़ी भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है इंडिया का स्क्वाड है कि जो वर्ल्ड T20 इवेंट में शिरकत करेगा। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, क्योंकि इससे पहले हार्दिक पांड्या जो थे मुख्तलिफ सीरीज में कप्तानी कर रहे थे, उनको नायब कप्तान मुकर्रर किया गया। जायसवाल को ज़बरदस्त उनकी जो IPL की परफॉर्मेंस है उस बुनियाद पर टीम में रखा गया। विराट कोहली, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत की वापसी हुई है अपने एक्सीडेंट के बाद, उन्होंने इस तरह से IPL के लिए खेला, वो यकीनी तौर पर वो डिजर्व भी करते थे इस टीम में। इसके अलावा ऋषभ पंत के साथ साथ संजू सैमसन जिस तरह राजस्थान रॉयल के लिए खेले, 9 में से 8 मैचेज इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनकी क़यादत में जीती है राजस्थान रॉयल। तो संजू सैमसन की जो है वो टीम में जगह बनी है। इसके साथ साथ शिवाम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चाहल की वापसी हुई है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह हैं टीम के अंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल। ये कुछ प्लेयर जो है ये रिजर्व में है कि जिसमें शुभमन गिल जैसे प्लेयर हैं, इसके अलावा जो है वो अर्शदीप सिंह जैसे प्लेयर हैं। तो ये कुछ प्लेयर जो हैं वो रिजर्व में भी हैं। इफ़ी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, आप सबको तमाम टीम को मेरी तरफ से सलाम। ठीक है, आज इफ़ी भाई आपको लेने का मकसद यही है कि आज चूंकि आप इंडियन क्रिकेट पे काफ़ी बात करते हैं, और आज दो बड़ी खबरें, जो दो बड़ी खुशी की खबरें आपके लिहाज से और इंडियन फैंस के लिहाज से, कि आज एक तो रोहित शर्मा की सालगिरह भी है, वो अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर उनकी जो है वो T20 में उनको कप्तान भी अनाउंस कर दिया गया। किस तरह से देखते हैं कि रोहित शर्मा को बतौर कप्तान, क्योंकि इससे पहले कुछ सीरीज में जो पांड्या कप्तानी कर रहे थे T20 में? अली मेरे ख्याल में यार रोहित शर्मा ने अपनी सालगिरह पर हार्दिक पांड्या को एक तोहफा दे दिया है कि यार दोस्ती यारी चल ठीक है, तुझे वाइस कप्तान बनाया हुआ था, तेरी इज्जत का मैं भी ख्याल रखूंगा, दिन इतना बड़ा है, स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मेरी सालगिरह भी है, तो भाई ठीक है तुझे भी मैं साथ रख लेता हूँ। मगर BCCI मैनेजमेंट ने जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया अली, वो बड़ा ब्लास्टिंग है, खासतौर पर वेस्टइंडीज की सिचुएशन देखकर, जहां पर इन्होंने 2 मैचेस न्यूयॉर्क में खेलने हैं, बाकी 2 मैचेस उन्होंने पहले हाफ के 2 बारबाडोस में खेलने हैं। तो अगर वो देखा जाए तो उस हवाले से इंडिया का स्क्वाड सबसे ज्यादा बैलेंस है। स्क्वाड आपने तकरीबन बता दिए, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं इस स्क्वाड के अंदर जो यकीनन इसको फायदा देंगे इंडिया की इस टीम को। और खास तौर पे अली मैं उस तरफ आ जाऊं, पहले जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, जो विराट कोहली के वर्ल्ड कप के इंक्लूजन के ऊपर जनाब ये कह रहे थे कि उसको लेना मुश्किल है, उसका तो ये नहीं है, उसका तो वो नहीं है। भैया 2012 हो, 2014 हो, 2016 हो, विराट कोहली सबका बाप नजर आया इंडियन टीम के अंदर, और ओवरऑल 2016 में तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर देखा जाए तो विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम बन ही नहीं सकती।
और रोहित शर्मा जो कप्तान है, आप खुद सोचिए कि वो मशवरा लेंगे किससे? पांड्या से लेंगे, जिसका साला थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो जाए तो वो बाहर हो जाता है मेन इवेंट से। 1 साल से वो खेले नहीं। मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने के बाद जनाब वो एक जीत को तरफ दिखाए, 2 मैचेस वो जीते हैं अब तक के पूरे इस आईपीएल के अंदर, 10 मैचेस वो खेल चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा ने बड़ी जिम्मेदारी से जो है ना उनका साथ निभाया है, यहाँ पर उनको लेके गए। अब देखना ही है कि हार्दिक पांड्या पे वो बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें सूर्या कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, इन 5 लोगों में अगर पांड्या को खिलाना पड़ेगा तो कैसे खिलाएंगे रोहित शर्मा? ठीक है। अच्छा, आपने विराट कोहली की बात की, अभी मेरे साथ एक शो में कासिम उमर साहब भी मौजूद थे, सेम उनके भी अल्फाज यही थे कि विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम बनने का तसव्वुर भी नहीं है। तो आपको लगता है कि विराट कोहली जो है बतौर ओपनर खेलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे? क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, मिडिल ऑर्डर तो काफी मजबूत नजर आ रहा है। अली देखे, मैं ख्याल में यशस्वी जायसवाल जो है वो सारे मैचेस तो यकीनन नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए, मगर विराट कोहली ने आखिरी मैच जीतने के बाद जहां पर उन्होंने 44 बॉलों पे 72 रन किए और 160 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और उसके बाद उन्होंने पहली दफा पिछले 4 सालों में अपने ऊपर लगने वाला वो इल्जाम जो संजय मंजरेकर जो दोस्ती यारी में अपने अब्बा के नाम पे इंडिया से क्रिकेट खेल गए थे, ठीक है, वो उनका कहना ये था कि स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। विराट ने उनको जवाब दिया। देखिए, मैं आज इससे पहले के लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे विराट कोहली स्पिन पे करता क्या है, मैं उनको ये सिर्फ बता देता हूँ। 2852 रन उसने राइट आर्म स्पिन पे बनाए हुए, 1556 रन लेफ्ट आर्म स्पिन पे बनाए हुए, 1107 रन उसने राइट आर्म ऑफ स्पिनर पे बनाए हुए, 1703 रन उसने लेफ्ट आर्म स्पिन पे बनाए हुए, 1333 रन उसने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे बनाए हुए, 233 रन उसने लेफ्ट आर्म रिज स्पिन पे बनाए हुए, टोटल 8784 रन 162 के स्ट्राइक रेट से 62 के एवरेज से उसने बनाए थे। भाई, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी विराट कोहली के बगैर क्रिकेट चल ही नहीं सकती दुनिया में। ठीक है, इफी भाई, एक बहुत ही पर्सनल से एक सवाल कर रहा हूं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं कर दूं? बिल्कुल कर लीजिए। ये बताएं, आपकी शादी की सालगिरह किस तारीख को होती है? मेरी 22 सितंबर है अली। अच्छा, क्योंकि जितने आपको विराट कोहली के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लेग ब्रेक के हैं, मैंने कहा ये शादी की सालगिरह आपको याद नहीं है तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं है। नहीं यार अली, देखें, मैं आप समझे नहीं, एक वो खिलाड़ी जिसका आपने मेथड आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका जो मेथड है इसीलिए तो सबसे अलग है वो। भाई, वो अपने मेथड से खेलता है वो। मैंने आपको क्या बताया, 2012 सबसे ज्यादा रन 933 रन, उसके मैं इतनी लंबाई में नहीं जाऊंगा कि सारे सेट बताऊं। 2014 और 2016 में तो मैंने अपनी टूर्नामेंट, 2022 का तो सबको ही पता है कि उसने किस तरह से कपड़े फाड़ दिए थे पकड़ के मेरे घंटे के फैंस के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली के ऊपर सिर्फ सलाम किया जा सकता है भाई, उंगली नहीं। अच्छा, ये बताएं कि हम पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसी तमाम जमाने खेच लेनी चाहिए जो विराट कोहली की बात करें। अगर तुम्हारा अंदर इतना है नहीं, इतना दिमाग नहीं है कि तुम विराट कोहली को समझ सको, तुम उनकी क्रिकेट में बात करोगे, शर्म आनी चाहिए यार। ठीक है। अच्छा, ये बताएं इफी भाई, ये बताएं कि हम सब यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं कि विराट कोहली के बगैर इंडिया की टीम बन ही नहीं सकती, खासतौर से जिस तरह का वो एक आइकॉनिक प्लेयर है, एक क्राउड प्लेयर है, एक उसकी कैरिस्मेटिक उसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन ये संजय मंजरेकर टाइप के प्लेयर हैं, ये और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इनको क्या जाती कोई पुरखाश है या कोई और वजह है? ये क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज के हवाले से ये बात करते हैं कि विराट कोहली की टीम में जगह नहीं बनती। अली, मैंने स्टार्ट में बताया मंजरेकर साहब बड़ा नाम था इंडिया की क्रिकेट का, और ये उनके सपुत्र हैं और ये उनके नाम पे खेले हैं। जैसे पाकिस्तान में रमीज राजा खेले, वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा, भैया मैं नहीं कह रहा अपने पास पे कि अब्बा की सेटिंग पे खेल गए, ठीक है। तो ये दोनों पक्के दोस्त हैं। आप देख लीजिए, रमीज राजा क्रिकेट ही बाबर है, बाबरी क्रिकेट है, और संजय मंजरेकर का जो स्क्वाड था उसमें कृणाल पांड्या, एक पांड्या तेरा नकारा है, हार्दिक पांड्या वो वाइस कप्तान है, तू कृणाल पांड्या को भी खिलाने के इसके स्क्वाड में अनाउंस किया हुआ था आपने। यार मुझे ये नहीं पता चल रहा इफी भाई, ये नहीं पता चल रहा कि आप अभी संजय मंजरेकर की बात कर रहे हैं और काफी आप उनको बैश भी कर रहे हैं, आप उनका बैंड बजा रहे हैं, और माजी में आप उनके साथ गिटार बजाया करते थे। अली नहीं, देखो यार, मेरी बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान में जब जलजला आया तो मुझे ये 2 लोग पकड़ा दिए गए कि भैया ये जलजले टेलीटोन करेंगे, इसमें संजय मंजरेकर होंगे और ये रमीज राजा होंगे, ठीक है। तो मैं पहली दफा मेरी मुलाकात 2005 में हुई थी इनसे, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि इतनी तो क्रिकेट नहीं है जितने इसके कपड़े महंगे हैं। अबे तूने क्रिकेट कुछ खेली नहीं है खास, ठीक है, और खास तौर पे ये वाला फॉर्मेट, मैं तो पहले भी कहता हूँ ये T20 फॉर्मेट साफ भूल जाती होगी इनकी देखने के बाद कितना तेज भी रन बन सकते हैं। ये तो सो जाते थे विकेटों पे जाते, ये तो मुदस्सिर नजर से भी हल्का खेलते थे भाई।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर भाई थोड़ा सा सीरियस नोट के ऊपर आ जाते हैं कि ये रिंकू सिंह के वाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि रिंकू सिंह ऐसे प्लेयर हैं कि सिंगल डबल भी कर सकते हैं, बड़ी हिट्स भी लगा सकते हैं। रिंकू सिंह की इस स्क्वाड पे जगह नहीं है। आपको लगता है कि उनके साथ इंजस्टिस हुआ या आपको लगता है कि सही जो है उनको सेलेक्ट नहीं किया गया? अभी अगर इंडिया के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस देखें रिंकू सिंह की, तो वो बहुत जबरदस्त है। 393, 172 के स्ट्राइक रेट से उसने टीम इंडिया के लिए अब तक के T20 खेले इंटरनेशनल। मगर यहाँ अगर देखा जाए तो रिंकू सिंह को मेरे ख्याल में उन्होंने ट्रेवलिंग रिजर्व पे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेल सके। मानो कुछ नहीं कह सकते, 25 मई तक फाइनल स्क्वाड जाना है, तो वो हो सकता है इसके ऊपर बात की जाए। रिंकू सिंह की ऊपर तो नहीं कहूंगा, मगर एक शिवम दुबे को जो उन्होंने रखा है, यार बड़ा क्लीन हीटर है वो, उसके साथ भी ज्यादती होती है अगर मैं कहूँ। मगर अगर देखा जाए तो इंडिया का जो मिडिल और बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहां पर शदीद जरूरत पड़नी थी इनको एक ऐसे हिटर की। ऋषभ पंत को उन्होंने रख लिया, संजू सैमसन को रख लिया, रविंद्र जडेजा वो तो लाजिम वो मजलूम है, वो कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, जडेजा जरूर उनकी प्लेइंग 11 में होता है तीनों फॉर्मेट की। साथ में हार्दिक पांड्या है और शिवम दुबे। तो मैं ख्याल में ये 5-6 जो लोग रखे इन्होंने स्क्वाड के अंदर, ये सोच के रखे कि शायद रिंकू की कमी पूरे करें। शिवम दुबे ऑलरेडी इंडिया खेल चुका है पहले, इससे पहले बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। लेकिन उनका बॉलिंग का भी एडवांटेज है ना कि वो कर लेते हैं, हल्की फुल्की बॉलिंग मीडियम पेस कर लेते हैं। रिंकू का मैं बताऊं अली, रिंकू का थोड़ा सा माइनस ये हो गया है इस दफा, शायद केकेआर की जानिब से उनको इतनी बॉल्स नहीं मिल सकी खेलने के लिए जितनी इनको रिक्वायर्ड थी। तो शायद मैं यहाँ कसूरवार रियाज अय्यर को तो नहीं कहूंगा केकेआर की इंतजामिया को, मगर ये कि रिंकू इम्प्रेस नहीं कर सके। मुझे नहीं लगता कि ये क्राइटेरिया रखा होगा बीसीसीआई ने कि आईपीएल देखकर वो किसी को रखे। लोग कह रहे हैं कि आईपीएल को आईपीएल के ऊपर रखा है। वक्त थोड़ा सा महदूद है, ठीक है, फिर वक्त थोड़ा महदूद है। इंग्लैंड के स्क्वाड के वाले से आप क्या कहेंगे कि जहाँ पे मोइन अली को वाइस कैप्टन रखा गया है और उनका स्क्वाड भी बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है? अरे पुराना माल भी उठा लिया इन्होंने, तो वो जॉनी बेरिस्टोव जिसने अभी पंजाब के लिए एक सेंचुरी मारी है, लिविंगस्टोन को भी इन्होंने रखा हुआ है, जो अनफोल्ड किया था इस वक्त केकेआर में, उसकी जगह जेसन रॉय की जगह खेल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ उनका भी बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। कुछ लौंडे उन्होंने वो वाले भी रखे हैं जो पाकिस्तान आगे यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करके गए हुए थे, सीख के गए हुए थे बाबर आजम की टीम से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड अब वेस्ट इंडीज की कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि वो भी टाइटल डिफेंड करने की पूरी सलाहियत रखता है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन स्क्वाड पे अगर आपकी निगाह पड़ी हो तो? यार अली, साउथ अफ्रीका तो कसाई हैं सारे, वो तो मेन इवेंट जो होता है आईसीसी का उसमें बड़ी धमाका खेलती इनकी परफॉर्मेंस रहती, बड़े अनफॉर्चुनेट रहते हैं कि कुछ ना कर पाए। टेंडा बबूमा को लोग कह रहे हैं नुक्ती दाने को नहीं डाला गया इसके अंदर, तो टेंडा बबूमा शायद इस फॉर्मेट में सूट भी नहीं करते। ख्याल में आइडन मार्कराम की कप्तानी में डेविड मिलर है उसके अंदर, और ये ख्याल में ये लौंडा जो इस वक्त खेल रहा है साउथ अफ्रीका, जेराल कूडजे उसके अंदर, कगिसो रबाडा उसके आंडी स्नोटकी को उन्होंने रखा। तो ये बहुत ही जबरदस्त इनके लिए वेस्ट इंडीज की कंडीशन देख के एक बैलेंस स्क्वाड है इसका साउथ अफ्रीका का। और पाकिस्तान के स्क्वाड का क्या लग रहा है कि कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि अब्बास आफरीदी के ऊपर जो है वो एक तलवार गिरने वाली है और मोहम्मद आमिर जो है वो टीम में का हिस्सा बनने वाले हैं? आई थिंक अली यार आमिर जमाल को रखना चाहिए इनको यहाँ पर, और मेरे ख्याल में अगर 2022 का T20 वर्ल्ड कप देखा जाए ना, तो पाकिस्तान वहाँ एक पेसर की वजह से आ रहा था, क्योंकि आपने लास्ट ओवर स्पिनर से कराया था और वो कंडीसिव बॉलिंग कंडीशन थी जहाँ पर एक आपको पेसर चाहिए था। बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी साख को खुद बरकरार रखना है। बाबर आजम के हाथों में, नाकाम हाथों में पाकिस्तान की कप्तानी है। कोई बात नहीं, हम बाबर के रन देख लेंगे, रिजवान के रन देख लेंगे। आमिर अगर होते हैं तो एक हौसला तो होगा, एक उम्मीद तो होगी, क्योंकि लोगों में उसकी एक अपनाइयत तो है आमिर को लेके, इमाद को लेके। लोग ये समझते हैं कि यार उनके पास अब भी शायद जीत का कोई ना कोई फार्मूला है, मगर ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का स्क्वाड वही सेटिंग वाला स्क्वाड होगा। ठीक है, अच्छा साइम अय्यूब आपको लग रहा है कि जगह बना पाएंगे, या आपको लग रहा है कि साइम अय्यूब जिस तरह से खेल रहे हैं, कैजुअल स्ट्रोक खेल रहे हैं, साइम अय्यूब थोड़ा खतरे में इनकी जगह? अली मेरे ख्याल में साइम को जब गोद में चढ़ा लिया है तो वर्ल्ड कप की गाड़ी में भी चढ़ा दें उनको। और साइम की अगर इन्होंने कुछ देखना है कि भैया वो कैसा रहता है इंटरनेशनल, उसमें तो बेस्ट है। साइम का कैरियर आगे बढ़ भी सकता है और खत्म भी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप। देखिए सीपीएल में उसकी कारकर्दगी है, आजम खान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, माद की उधर कारकर्दगी बहुत अच्छी है, आमिर की बहुत अच्छी है। तो ये 4 लोग अगर टीम के अंदर होंगे अली, आपके तो एक बॉन्डिंग से नजर आएगी, क्योंकि 3-4 लोग मिलाकर ही टीम जीतते हैं, वरना ये 2 भाई तो हरवा देंगे आपको अपने रन करके।
ठीक है, थैंक यू सो मच एफी भाई। लेकिन अभी तशनगी रही और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक आ रहा है उसमें तय करके जाएंगे कि नेक्स्ट वीक में आप हमारे साथ स्टूडियो का हिस्सा होंगे, ताकि तफसील के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा और दीगर स्क्वाड भी टीमों के आ जाएंगे, तो तफसील के साथ फिर आपसे का एनालिसिस जो है हम शो में शामिल करेंगे। ये थे जनाब कमर ज़ैफ़ी साहब और हम इंतहाई मशकूर हैं शाहिद हाशमी साहब के, कमर ज़ैफ़ी साहब के, कि आज दोनों ने हमारे शो को रौनक बख्शी और दोनों की गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।